introduction of your subject, that is pharmaceutical jurisprudence, and in the last lecture we discussed about the pharmaceutical legislation in India. After the discussion of introduction of pharmaceutical legislation of India, today we will discuss about the scope and objectives of pharmaceutical legislation. हम पढ़ेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. जो हमारे इसके क्या ऑब्जेक्टिव, जो लेजिस्लेशन था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लेजिस्लेशन क्या था. एक तरह से जो रूल्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं टू फुलफिल, जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं एक ड्रग स्टोर या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ओपन करने के लिए, वो लीगल एस्पेक्ट्स को मेंटेन करके रखती है, वो है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कमेटी. ठीक है, और वही रूल बनाती है. अब हम बात करें कि उसकी क्या स्कोप है, ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की क्या ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, किस लिए, ताकि जो पेशेंट है वो जो ड्रग रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसको इंश्योर करना. ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे टू इंश्योर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. सबसे पहली बात कि जो भी हम जैसे जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर ड्रग स्टोर ओपन कर रखा है, किसी ने मेडिकल स्टोर ओपन किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को और उसकी जो सप्लाई है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन. तो हम इसकी बात करें क्यों रिक्वायर्ड है, व्हाई फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी. तो इसके लिए यही है कि सबसे पहले टू रेगुलेट सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स को, ठीक है, या सप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, इसको रेगुलेट करने के लिए. ठीक है, अब ये कैसे रेगुलेट हो सकता है, इसमें जैसे जो पेशेंट है इसको ये रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी ताकि जो पेशेंट है उसको इंश्योर कर सके कि वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वही उसको पेशेंट को मिले. ऐसा नहीं है कि मेडिकल स्टोर पे गया हो क्या, या फिर कोई भी जब कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग की प्रिस्क्राइबर ने लिखी है 500 mg, तो ऐसा नहीं कि वो 300 mg दे देगा या फिर उसको इंक्रीज करके 1000 mg दे देगा, वो चीज़ नहीं है. ठीक है, उसकी इंश्योरिटी के लिए, क्योंकि उसके लिए भी लॉज बने हुए हैं. जो लेजिस्लेशन है फार्मास्यूटिकल, हर चीज़ में जो प्रिस्क्राइब डोज है उसके अकॉर्डिंग ही डोज देनी पड़ेगी. और क्या है कि इंश्योर करें अबाउट द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग. कोई भी ऐसी ड्रग है वो मार्केट में तब तक नहीं आएगी जब तक उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना हो जाए. क्योंकि देखो, कोई भी अगर मान लो किसी ने नई कोई रिसर्च की है, किसी कंपनी के थ्रू नई किसी ड्रग की रिसर्च कर दी, ठीक है, अब उस ड्रग की रिसर्च होने के बाद उसकी सैम्पलिंग होगी. ठीक है, सैम्पलिंग होने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी. सैम्पलिंग हो गई, टेस्टिंग होगी, वो सारे टेस्ट पास करेगा, चाहे वो एनिमल टेस्ट है या फिर क्वालिटी कंट्रोल है, सारे टेस्ट पास करने के बाद फिर ही वो मार्केट में लॉन्च होगी. ठीक है, लेकिन अगर वो उससे पहले मार्केट में लॉन्च हो रही है तो इट मीन्स इट विल अगेंस्ट द रूल और रेगुलेशन, जो कि लॉ और रूल और रेगुलेशन के अगेंस्ट है. क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन है वो बनती है, उसकी सैम्पलिंग होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके पीछे क्या मोटिव होता है, ताकि उसके सारे जो इफेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसको देखकर तभी ही वो मार्केट में लॉन्च होती है, अदरवाइज वो लॉन्च नहीं होती. ठीक है, तो ये इंश्योर करना अकॉर्डिंग टू ये लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग भी, हाँ भी क्यों जरूरत पड़ी, ताकि हर कोई जो इस तरह
अपना कोई भी नया प्रोडक्ट है वो जब मन करा प्रोडक्ट बनाया वो लॉन्च कर देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस रूल और लॉ के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेशन है उसको मेंटेन करने, उसके लॉ और रूल्स को मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया, ताकि कोई भी किसी भी तरह की कोई ड्रग है उसकी पहले टेस्टिंग होगी, तब ही वो मार्केट में लॉन्च होगी, टेस्टेड ड्रग ही मार्केट में लॉन्च होगी। ठीक है, टू एंश्योर required quantity of drug। ठीक है, और क्या, टेस्टेड ड्रग लॉन्च होगी मार्केट में, टेस्टेड ड्रग ही मार्केट में लॉन्च होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि इवैल्यूएशन ऑफ सेफ्टी, इवैल्यूएटेड किस लिए, ताकि इंश्योर करें सेफ्टी को इवैल्यूएट करने के लिए कि कोई भी ड्रग है वो शुड नॉट टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, पॉइजनस नहीं होनी चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये कैसे इवैल्यूएशन होती है, इस इवैल्यूएशन को किया जाता है बाय एनिमल टेस्टिंग, जिसको कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। ठीक है, इवैल्यूएटेड फॉर सेफ्टी, इवैल्यूएटेड फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो इसके लिए क्या, इसकी इवैल्यूएशन के लिए क्या होता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल, ऑन एनिमल। ठीक है, एनिमल स्टडी पे किया जाता है ये प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, तो कोई भी आप देखते हैं जिसको एनिमल स्टडी करते हैं, किसी भी फॉर्मुलेशन को पहले उसकी टेस्टिंग हुई, सैम्पलिंग हुई, हर तरह के टेस्ट को पास कर लिया उसने। ठीक है, अब उसकी सेफ्टी को चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एथिक्स में ये जो रूल्स हैं इसके उसमें लिखा गया है कि कोई भी नई ड्रग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्यों बनाया गया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हम रेगुलेट कर सके, इसको मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग, जो ड्रग है उसकी टेस्टिंग करी हमने, सैम्पलिंग करी उसकी। ठीक है, कि हाँ भाई उसने सारे जितने भी टेस्ट है वो सब पास कर लिए, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन होती है सेफ्टी के लिए कि हाँ उसने जो पहले ट्रायल्स थे कि जो ड्रग है वो ठीक बनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डोसेज फॉर्म है वो प्रिपेयर हो गई। अब हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, वो हम करते हैं एनिमल के ऊपर टेस्टिंग करके, ताकि उसको जब हम जो भी पर्सन है आगे जो भी पेशेंट है उनको दे तो उस पर किस तरह का इफेक्ट शो होगा, उससे पहले हम एनिमल पे टेस्टिंग की जाती है उस ड्रग्स की। तो इवैल्यूएशन ऑफ द सेफ्टी, अब ये भी रूल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद किस लिए, इसकी एफिकेसी चेक की जाती है। नेक्स्ट, एफिकेसी, एफिकेसी मींस कितनी एफिशिएंट है वो ड्रग। ठीक है, जिसमें उसका रिस्पांस चेक किया जाता है ड्रग का ऑन बॉडी। एफिकेसी मतलब कि एफिशिएंसी टू चेक द रिस्पांस ऑफ ड्रग इन बॉडी, उसका रिस्पांस चेक करने के लिए बॉडी के अंदर, क्योंकि जो ड्रग सिस्टम है ये सब किसके साथ लिंक्ड है, किसके साथ रिलेटेड है, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कुछ ऐसा ना हो, सब जेन्युइन वे से हो, तो इसलिए ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बना है। और क्या क्या रेगुलेशन करती है इसने, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग को तो इसने वो रेगुलेट कर दिया, और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को भी रेगुलेट करती है। रेगुलेट प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको कैसे रेगुलेट करती है भी, किस तरह से, ऐसा नहीं कि हर कोई अपना कहीं से भी कुछ भी डिग्री या डिप्लोमा लेकर अपनी वो खोल लेगा। तो इसमें सबसे पहले उसको अपने
वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाने के बाद ही उसमें सारी चीज़ें डिटेल आएंगी कि हाँ भाई क्या एजुकेशन क्या है, ठीक है, ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है, एड्रेस क्या है, फिर उसको रजिस्टर किया जाएगा 5 साल के लिए। फिर उसके बाद जो रजिस्टर्ड है उसको भी आगे के आगे रिन्यू करवाना पड़ेगा, जो भी उसका लाइसेंस है, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तब उसको लाइसेंस इशू हो जाएगा, वो उस लाइसेंस के बेस पे वो ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर इंडस्ट्री लेवल पे है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो उसमें भी एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है, और जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो भी डाटा रिक्वायर्ड है, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स रिक्वायर्ड है टू फुलफिल टू ओपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन करने के लिए जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एस्पेक्ट्स पूरे होंगे, तब ही वो अपना जो भी बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर ड्रग स्टोर ओपन करना है, वो ओपन कर सकता है। तो हम इसमें कह सकते हैं टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो क्यों बना फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ताकि वो रेगुलेट कर सके किसको, जो फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको रेगुलेट कर सके, ठीक है। और क्या, टू प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, किस लिए बना, टू प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, नो हाउ टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, कि कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है, नो हाउ टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, ठीक है। तो इसलिए बना ताकि पहले जो भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि आपको इसकी हिस्ट्री में भी बताया था मैंने थोड़ा सा कि पहले आयुर्वेदिक सिस्टम था, आयुर्वेदा के बाद फिर जो डेवलपमेंट हुई एलोपैथी की, जब कन्वर्जन हुई आयुर्वेदा से एलोपैथी के अंदर, ठीक है, कन्वर्जन भी नहीं हुई, आयुर्वेदिक की अपनी जगह है, और उसके बाद एलोपैथी के ऊपर मूव ऑन हो गए। तो सबसे पहले किसने किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपनी जो भी है कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, केमिस्ट शॉप है, वो सब ओपन करी, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो गया, जो इंपोर्ट, जो ज़्यादातर मतलब कि फॉरेन से ही जो ड्रग्स थी वो आ रही थी, लेकिन हम इंडिया की बात करें, हमने ये लेजिस्लेशन क्यों बनाया गया, ताकि इंडिया में इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हम ये कह सकते हैं, जो ड्रग्स है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की सेटअप हो इंडिया के अंदर, इंडियन जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है यहाँ पे डेवलपमेंट हो, उसको प्रमोट करने के लिए भी ये लेजिस्लेशन बना था कि हम जो मतलब कि अब्रॉड है उसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया था, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना, क्योंकि जो नीड है वो ड्रग की वो बढ़ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्यों, जो ट्रीटमेंट है उसके बाद जो आयुर्वेदिक सिस्टम था उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि एलोपैथी सिस्टम आ गया था। अब एलोपैथी सिस्टम आने के कारण जो रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, तो हम बाहर से कितनी की ड्रग मंगवाते हैं अपने इंडिया में, तो इंडिजीनियस, इसलिए ये लेजिस्लेशन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बना, ताकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी फॉर्मेशन हो, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए। और क्या है, टू मेक दिस ड्रग अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस, टू मेक these drugs available to public at reasonable price, ठीक है। अब और क्या था कि ऐसा ना हो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अब इंडिया में बन रही है तो वो अपने बेनिफिट के लिए वो ड्रग्स को बहुत, क्योंकि बाहर से भी ड्रग्स आ रही थी, कंपटीशन बढ़ गया था, ठीक है, उसको ज़्यादा रेट पे, ठीक है, उसका इसलिए उन्होंने फार्मेसी जो मतलब कि प्रोफेशन है उसको रेगुलेट किया, क्योंकि एक फार्मासिस्ट है वो उस ड्रग के प्राइसिंग स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक ड्रग का प्राइस डिसाइड होता है, जिसके कारण
वो ड्रग अवेलेबल होती है रीजनेबल प्राइस पे टू द पब्लिक। इसलिए ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन था, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की फॉर्मेशन हुई, बनाया गया। ठीक है, तो ये इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव आ गया, मतलब कि क्यों ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन में और क्या था, इसमें सेफगार्ड द पब्लिक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अबाउट द ड्रग्स एंड रेमेडीज। एक इसलिए भी ताकि सेफ वे में उनको, कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट में ऐसे मिसगाइड किया जाता है, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इससे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट की यही ड्यूटी है, जो कि इसीलिए लेजिस्लेशन असेंबली बनी है, जो कि उसके प्रोफेशन को, फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। जो फार्मासिस्ट है वो वेल क्वालिफाइड होगा, रजिस्टर्ड होगा, उसको पता है कि कौन सी ड्रग किस तरह से सेफ है या सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये मिसलीड नहीं करनी देती, क्योंकि पहले जो टाइम था उसमें जो ट्रीटमेंट करने वाला होता था, जिसको फिजिशियन कह सकते हैं हम, ठीक है, जो मतलब कि कोई भी औषधि वगैरह देता था, तो वो उस चीज़ को एक तरह से क्या रखता था, सीक्रेट रखता था, कि वो लोगों के आगे नहीं बताता था कि मैंने क्या। तो लोग जो भी जिसका ट्रीटमेंट हुआ वो उसको एक तरह से मैजिक रेमेडी समझते थे, कि एक तरह से जादू हो गया। ठीक है, तो वो कुछ भी ऐसा गाइड नहीं करते थे। लेकिन अब ये जब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बना है, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर गाइड, किस लिए, उसका मोटिव क्या है, ताकि वो जो पेशेंट है उसको प्रॉपर गाइड कर सके, उसकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रख सके। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हेल्थ केयर है उसको प्रमोट कर सके। कैसे प्रमोट करेंगे हेल्थ केयर को, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करके, प्रॉपर सप्लाई कर सके करके ड्रग्स की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके ड्रग्स की, प्रॉपर क्वालिटी की, उसकी क्वालिटी को डिटेक्ट किया जाए। अब वो कैसे किया जाएगा क्वालिटी को डिटेक्ट, टू एंश्योर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, भी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर मान लो जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी ही दे रहे हैं तो वो सेफ है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है। अगर कोई भी इन सब चीज़ों को, जैसे अगर मान लो कोई ड्रग है उसकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या फिर वो ड्रग मार्केट में लॉन्च हो गया, उसका टेस्ट नहीं हुआ, या फिर उसकी सेफ्टी इवैल्यूएशन नहीं हुआ, मार्केट में लॉन्च हो गई और वो कोई इस तरह का इफेक्ट शो कर रही है, तो इट मीन्स ये जो थिंग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कोई भी अगर मान लो ड्रग स्टोर है, वो उसकी सेल कर रहा है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विदाउट टेस्टिंग एंड विदाउट इवैल्यूएशन वो ड्रग की प्रोडक्शन कर रही है, मेडिसिन की प्रोडक्शन कर रही है और मार्केट में भी लॉन्च कर रही है, तो उसका जो भी लाइसेंस है वो उसके ऊपर इलीगल एक्शन लिया जाएगा और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, कर दिया जाएगा, और भी कई पेनल्टीज और पनिशमेंट्स जो भी हैं उसको दिया जाएगा। तो यही मेन चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में जितने भी रूल्स हैं वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपने एक ड्रग स्टोर ओपन करना है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है, तो वो सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। और ये इसीलिए है ताकि वो एक पेशेंट की, मतलब कि एक पर्सन की हेल्थ केयर सिस्टम के साथ उसको प्रॉपरली जो जैसा ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, वैसा मिले। ठीक है, जो प्रोफेशन है फार्मेसी का वो रेगुलेट हो, उसको रेगुलेट होने से हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपर चलता है। ठीक है, इंडिजीनियस जो अब्रॉड है वहाँ से कम हम जो भी है ड्रग्स को अपने कंट्री में एंटर करने दें, इंस्टेड हम इंडिया में ही ऐसे रिसर्च और टेक्नोलॉजी करें, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ताकि वो हमें जो ड्रग्स हैं, जो भी पब्लिक है, उसको रीजनेबल रेट पे वो प्रोवाइड हो। ऑब्वियसली जब ड्रग्स है बाहर से हमारी कंट्री में आ रही है, ठीक है, तो उसका मतलब वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, वेरियस टैक्सेस इंक्लूड होंगे, उसके बाद वो कंट्री में आएगी, तो जिसके कारण उसका प्राइस भी एनहांस हो जाएगा, प्राइस उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, तो वो रीजनेबल प्राइस पे हमें अवेलेबल होगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी बेस पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस।
लिखवाए थे मैंने कि पहले आयुर्वेद सिस्टम था, उसके बाद 1811 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने क्या केमिस्ट शॉप खोली थी कोलकाता में। ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने क्या किया था, पहली केमिस्ट शॉप ओपन की थी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट, मिस्टर स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1821 में अपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन की थी, ठीक है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने ये मिस्टर बैथगेट ने ओपन की थी, मिस्टर बैथगेट। और 1901 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने टिंचर्स बनाने स्टार्ट किए 1910 में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिंचर्स एंड स्पिरिट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद जो आई पीसी रॉय, सर पीसी रॉय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल केमिस्ट फार्मास्यूटिकल वर्क्स खोला, बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ये ओपन किया। उसके बाद इन्होंने जो प्रोफेसर टी के गज्जर थे, उन्होंने एलम्बिक केमिकल वर्क्स ओपन किया बड़ौदा में 1908 में। तो ये कुछ हम कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, कुछ इंडिपेंडेंस से पहले जो कि ब्रिटिश थे उन्होंने ओपन की थी। बाकी थे वो हमारे जैसे पीसी रॉय थे, ये पहली केमिकल जो शॉप थी हमारे यहाँ ओपन हुई थी। उसके बाद गज्जर, ठीक है, इनकी जो एलम्बिक केमिकल वर्क्स, ये ओपन की, ठीक है। तो जो ये सारी यूनिट्स बनी ना, ये सब यूनिट्स ना सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि जो बिफोर इंडिपेंडेंस पहले तो सारा सिस्टम किसके हाथ था, ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके हाथ था। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब ये पीसी रॉय इन्होंने बंगाल में कैलकाटा में सबसे पहली जो फार्मास्यूटिकल वर्क्स खोली, और इन्होंने क्या होता है टी के गज्जर ने बड़ौदा में खोली थी, बड़ौदा में ओपन की अपनी एलम्बिक केमिकल वर्क्स। ये सब क्या है, फुलफिलमेंट नहीं कर रहे थे जो भी इंडिया की नीड थी, ठीक है। तो ज्यादा मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होने लगी, तो वो सब कहाँ से, हमारे अब्रॉड से इंपोर्ट होने लगी, जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, वहां से इंपोर्ट होने लगी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ती गई। जब डिमांड बढ़ती रही, ठीक है, तो इंडिजीनियस ड्रग भी इंप्रूव हो गई कि डिमांड बढ़ रही है, चलो इंडिजीनियस इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया जाए, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में ओपन हो गया तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इतना ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की इतनी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, जो इंडिया वाले थे वो भी क्या करने लगे, मेडिसिन इतनी प्रिपेयर करने लगे, लेकिन वो अनहेल्दी वे से, बहुत सारा मतलब कि एक तरह से बस स्टॉक बनाना है बहुत सारा, ठीक है, स्टॉक बना रहे थे, इंफीरियर क्वालिटी की, ये नहीं देख रहे थे कैसी बन रही है, इंफीरियर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, और इवन कि वो हार्मफुल ड्रग्स भी बना रहे थे। बस उनको ये था कि हम अब बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करो। उनको ये नहीं था कि हम कैसी क्वालिटी की बना रहे हैं, वो इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग्स बना रहे थे, उनकी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी थी, और इवन की हार्मफुल भी थी, वो ड्रग्स बहुत हार्मफुल थी, वो जो हम ऐसे कह सकते हैं कि नकली ड्रग्स बनाने लग गए। अब इस तरह का जब हो गया, इस तरह का सिस्टम बन गया, तो इसका मतलब ये तो हेल्थ केयर सिस्टम के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो गया। हमने तो ये लोगों के ट्रीटमेंट के लिए
इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप किया था कि हमें अब्रॉड से इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी उसको फुलफिल करने के लिए। बट ये तो अनहेल्दी सिस्टम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठी, फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी। फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी, ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बैठी, ठीक है, जो कि किसने अपॉइंट की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी 1937 में, अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1937, इन्होंने अपॉइंट की गई, ठीक है। और इस जो कमेटी के चेयरमैन के कौन थे, लेफ्टिनेंट कॉलोनल RN चोपड़ा, इसलिए इसको चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है और ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एट चोपड़ा कमेटी, चोपड़ा कमेटी एंड ड्रग इंक्वायरी कमेटी, चोपड़ा कमेटी और ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कमेटी अपॉइंट की गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि अब ये कमेटी बन गई, ठीक है, इस तरह से और भी कई कमेटीज बनी। अब इस कमेटी का क्या काम था भाई, जब इतना सब कुछ हो गया कि अनहेल्दी तरीके से ड्रग्स बनने लग गई, सब कुछ हो गया, तो एक ये इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, उसको अपॉइंट कर दिया, नाम दे दिया चोपड़ा कमेटी, क्योंकि ये इसके जो चेयरमैन थे वो लेफ्टिनेंट कॉलोनल RN चोपड़ा थे, तो इसलिए इसको नाम चोपड़ा कमेटी और ड्रग इंक्वायरी कमेटी रख दिया गया। अब इस इंक्वायरी कमेटी के बारे में कि इसका फंक्शन क्या था और इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या काम किया था, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक के लिए आपके लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।